बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। सोती आंखों ठहरे लहजों के साथ मैं हूँ इमरान हसन। उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा ज्यादा आंखें आपको मैं खुलवाऊँ आंखें। पेट्रोल 5 रुपए में। पेट्रोल दोबारा गए पेट्रोल 5 रुपए। इसमें बहुत से लोगों की आंखें खुलना बनती हैं, आंखें दिमाग पता नहीं क्या क्या भाई। पेट्रोल के अंदर अर्बला ने आपको मैंने कहा मैं थोड़ा ठहर के बताऊंगा, पहले माहौल बनाना पड़ेगा। पहले आपने आंखें खोलने की बात की, खोल दी मैंने आंखें। खानदान में कोई बुरी खबर आए तो पहले इंसान आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनाता है कि इसको शौक न लगे। आपने शुरू में ही बम फोड़ दिया अर्बला हसन, आप भी साग डारी हो गई। खैर चले जी, किसी और से मिला लें आप। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है और ये इजाफा कितना है तो अर्मला आपको बता ही रही हैं कि मजमूई तौर पर जो नोटिफिकेशन है इस इजाफे का वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत में आज से वैसे ही आप 5 रुपए ज्यादा दिया करें। हाई स्पीड डीजल 13, मट्टी का तेल 2.56 रुपए लीटर, पेट्रोल 272 रुपए बाय द वे। यस, और हाई स्पीड के तो उन्होंने बता दिया। इसके बाद जो मट्टी का तेल है वो 2 रुपए 56 पैसे महंगा होकर 190 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गया। ये आम इस्तेमाल की चीज़ है तो इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता है प्राइसेस के ऊपर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत बरकरार रखी गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया और आइंदा 15 दिनों के लिए होगा। सो ये ताज़ा तरीन अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है जो हमने आपको दी है अलसुब। और आपने अगर एक पेट्रोल का अपना एक बजट बनाया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा स्लाइड से डिफरेंस थोड़ा नहीं होता है इमरान। 5 रुपए करके फिर 10 रुपए करके ये इतना ज़्यादा बजट आपका रेज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हम कोशिश करते हैं लेकिन आप हमारी शक्ल देख के समझ जाया करें। लेकिन आपको अर्मला हसन हुकूमत ने कहा था कि सिर्फ कुछ अरसा आप ये बर्दाश्त कर लें। कितना अरसा? नहीं, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। मतलब मेरी उम्र अब 30 साल के करीब होने वाली है। मैं 30 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ और क्या करूँ। एक्चुअली मिस माय जॉब, जो उन्होंने कहा था आप कुछ अरसा बर्दाश्त कर लें उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। तो अब हमें आदत होगी एक्चुअली। अच्छा। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और पेट्रोल के बारे में हमने बता दिया। दूसरी बुरी खबर कल लाहौर कलंदर्स के लिए आई। इनका भी कुछ अच्छा सीन नहीं चल रहा है और हम हमेशा ये कहते हैं, ये चौक कर जाते हैं जब भी लाहौर कलंदर्स डिफेंड नहीं करे थे टोटल को, बाद में खेलते हैं, चेस करने आते हैं, गिरते हैं। कल भी कलंदर्स का यही हुआ। माशाल्लाह पूरी टीम 76 रन पे बुक हो गई। 76 रन पे कौन सी टीम आउट होती है प्लेऑफ जैसे मरले के अंदर, जिसमें आपने फाइनल के अंदर रसाई हासिल लाहौर करनी हो। कलंदर्स आउट होती है। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में ये मैच खेला गया। क्वालिफायर्स में जो पहला मैच था उसमें लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच था। 76 यानी 33 पे इनके 4 आउट थे, 43 पे इनके 5 आउट थे और 76 में पूरी टीम आउट थी। और मुल्तान सुल्तान ने नो डाउट कल बहुत अच्छा खेला, लेकिन लाहौर वाले ने तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो इतना टारगेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको चेस करने में जिस तरह से बुरी तरह से पिटी है कल टीम, अनफॉर्चुनेटली वेरी डिसअपॉइंटेड। बट लाहौर वाले मायूस ना हो, दे स्टिल गॉट अ चांस। आई मीन दे गॉट वन मोर मैच टू प्ले। 2 टीमों में से एक के साथ उनको खेलना होगा, या वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे या वो पेशावर ज़ल्मी से खेलेंगे। और जो अगला एलिमिनेटर है वो ज़बरदस्त होने जा रहा है, बिकॉज उसमें तो डू एंड डाई की रेस है ना। जो हारा वो बाहर है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बाहर। तो इसलिए देखना ये होगा कि अगले मैच में क्या सूरत हाल बनती है और जो उससे अगला मैच होगा दैट विल बी द फाइनल मैच। आई मीन जो 2 टीमों के दरमियान होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। वो मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है इस वक्त, वो 2 कप्तानों के बारे में जो बात हो रही है ना इस वक्त, खासतौर पर जब यूनाइटेड और ज़ल्मी का मैच हो रहा है, तो वो कप्तान जिनको अब बनाया गया है शादाब, और वो कप्तान जो इस वक्त हैं बाबर, इनकी टीमें आपस में टकरा रही है। सो इज द बेटर कैप्टन इस मैच के अंदर भी फैसला होगा और ये आखिरी मैच होगा किसी एक टीम का PSL में से। देखते हैं वो टीम कौन सी होगी। हम इन डिटेल्स इस पे तज्जिया लेंगे, तज्जियाकार से ही हमारा तज्जिया तो आपने सुना ही है। इसके साथ साथ जनाब 10 जब बजेंगे आज, तो 10 बजने के बाद दमादम मस्त कलंदर एक लाहौर में फिर एक्सपेक्टेड है। दैट इज़ अबाउट ज़मान पार्क जो कैंट कर रहा है मुसलसल। आपको पता है कि ज़मान पार्क में इमरान खान मौजूद हैं और इमरान खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है पुलिस को। पुलिस मुसलसल कोशिश कर रही है। पिछले 18 घंटे से ये एक्सरसाइज जारी रही। देन कोर्ट के अंदर कल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स हुई, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। और फिर कोर्ट ने फाइनली पुलिस को ये कहा कि हमें शहर में अमन चाहिए। जस्टिस साहब ने कहा तो आप फिलहाल ऑपरेशन रोक दें। इसी पर ज़रा बात करते हैं, डिटेल्स आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर में। पुलिस और रेंजर्स के हवाले से बात करें, कोशिशों के बावजूद 2 दिन में भी इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आज तीसरा दिन है जी। PTI कारकुन
ज़मान पाक के बाहर मौजूद हैं और इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए डट कर खड़े हैं। पुलिस और रेंजर्स को पिस्पाई का सामना है। हालांकि एक मौका ऐसा भी आया जब पुलिस ने ज़मान पाक के 2 गेट क्लियर करवाए, मगर फिर पेशकदमी रोक दी गई और पीछे हट गई पुलिस। गुज़िश्ता रोज भी लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त में सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए आज 10 बजे तक ज़मान पाक में ऑपरेशन से रोक दिया था, जिसके बाद पुलिस ज़मान पाक और इतराफ का मुहाजरा पुलिस ने खत्म कर दिया था और सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी थी। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त खारिज करते हुए सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर करने और पेशी के लिए अंडरटेकिंग देने का हुक्म दिया और इम्कान है कि आज PTI की जानिब से तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने के लिए सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी और पेशी और अंडरटेकिंग दी जाएगी। ये तो थी जी कल की सूरत हाल और आज 10 बजने के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी जो पुलिस को ऑपरेशन से रोका गया है। बिल्कुल, और सियासी महाज पे जो लफ्जी गोलाबारी है एक दूसरे के ऊपर, या लफ्जी जंग है, लफ्जी शेलिंग है, ये जारी है। और ये शेलिंग, ये वही शेल है जो हुकूमत इमरान खान की तरफ फेंकती है, इमरान खान उठा के वापस उनकी तरफ फेंकते हैं। ये कहते हैं आपने तोशाखाना चुराया, वो कहते हैं आपने तोशाखाना चुराया। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि उनके पास 18 मार्च तक हिफाजती ज़मानत है, जो वो इंटरनेशनल चैनल्स पे कह रहे हैं। 4 दिन पहले पुलिस क्यों आगे गिरफ्तार करने? गिरफ्तारी का दावा महज ड्रामा है, असल मकसद उन्हें अगवा करके कत्ल करना है। इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं। और नून लीग दूसरी जानिब, उन्होंने इमरान खान की जो मुमकिन गिरफ्तारी है और ज़मान पार्क का ऑपरेशन है, इससे उन्होंने कहा जी सानू तो पता ही नहीं, हम तो ये ऑपरेशन नहीं करे, हम तो एक वारंट निकला है, कोर्ट ने निकाला है, उसको इम्प्लीमेंट करा रही है पुलिस, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इससे। खैर, ज़मान पार्क का मॉल रोड का बुरा हाल है माशाल्लाह, सारे जो इमलाक है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है, गाड़ियाँ भी जली हैं, जो जंगले थे वो भी उखड़े हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी टूटी हैं। और दूसरी जानिब कल जो रही सही कसर थी इस मामले की संगीनी की, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक ऑडियो ने निकाल दी, जिन पर मुबैना तौर पर वो पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब से बात कर रही थी कि जी कारकुन लेके आप पहुँचे, खान साहब कह रहे हैं जो कारकुन लेके नहीं आएगा उसको मैं टिकट नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद उनकी जो दूसरी ऑडियो मुबैना तौर पर वो सदर आरिफ अलवी साहब से बात करते हुए उनकी ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो आरिफ अलवी साहब को इंटरवीन करने का कह रहे हैं। एंड शी इज़ सेइंग कि ये सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है, खून खराबा हो जाएगा और हमारे जो कन्फेस करिए हैं कि हमारे जो कारकुनान हैं वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर, ये मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो इन सारी सूरत हाल के बाद क्या दोबारा से इस तरह की सिचुएशन की जानिब हम जाएंगे या फिर मामला बेहतर होंगे, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नवीद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हम मंगल के रोज़ से देख रहे हैं जो मामला चल रहे हैं। लाहौर में ज़मान पाक की जो सूरत हाल है नहायत कशीदा है और कल मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से जो किया गया ऑर्डर के 10 बजे तक कार्रवाई को रोका जाए, इसके बाद आपको क्या लगता है आज की सूरत हाल आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये इतना सादा नहीं है जैसा कि इसको गवर्नमेंट बना के पेश कर रही है कि जी हम एक कोर्ट का नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे। आइडियली देखा जाए, इमरान खान साहब जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जिनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इंसाफ की बात करते हैं, तो आइडियली तो अगर वो एक अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकला तो उन्हें कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए था और रूल ऑफ लॉ और जो है जिसकी वो बात करते हैं उसका वो मुजाहरा करते, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन ही हैज हिज ओन रीजन टू बिलीव कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए नहीं हो रहा। और गुज़िश्ता जो 6-8 माह में हमने देखा है, जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद से जो कुछ PTI के साथ हुआ और इमरान खान साहब के साथ हुआ, यानी हम देख रहे हैं कोई तकरीबन 70 से ज़्यादा के करीब जो है केसेस उनके ऊपर वो बना दिए गए। और फिर एक जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ जो है वो इवन हैंडेड होता है, वो उसकी सिलेक्टिव जो है वो एप्लीकेशन नहीं होती। हम ये देख रहे हैं, इससे पहले हमने देख लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जब इलेक्शन की बात करती है और पाकिस्तान के तमाम इदारे, सुप्रीम कोर्ट अगर एक बात कह रही है तो उसको एग्जीक्यूट करवाएं, लेकिन बजाय वो होता नजर नहीं आ रहा। तो रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले फिर वो यानी वो सबसे पहले उसका मुजाहरा खुद से करेंगे।
हमने ये देख लिया कि इससे पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो यही हमारे इंटीरियर मिनिस्टर इनके खिलाफ जब अरेस्ट वारंट निकलता है, तो अगर ये इतना ही सिंपल था तो एक अरेस्ट वारंट तो जो है वो एक लो लेवल का कोर्ट का ऑफिशियल जो है वो जाके सर्व कर सकता है। लेकिन अगर एक डीआईजी ऑपरेशन जो है वो एक इतनी फोर्स लेके जो है आ रहे हैं और फिर पेशी से 4 दिन पहले जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब को शायद ये लग रहा है और बज़ाहिर उसमें he has his own reason। लेकिन नवीद साहब जी, नवीद साहब, पुलिस के कंडक्ट पे तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एतराज़ नहीं किया। पुलिस के कंडक्ट पे तो अदालत ने एतराज़ नहीं किया कि आप पहले गए या बाद में। तो इमरान खान साहब का टेक है इसके ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, इन केस अगर इमरान खान साहब सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो अपनी जान के बारे में फ़िक्रमंद हो, अगर उसे किसी किस्म का खतरा है, तो फिर ये जिम्मेदारी तो समहाउ मुअज़्ज़ज़ अदालतों के ऊपर भी आती है ना, जिन्होंने उनको बुलाया है, जिनका एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बाद इमरान खान वहाँ पे पेश होने जा रहे हैं। तो क्या इमरान खान को जो अदालतों के हवाले से सिक्योरिटी मैटर्स हैं इस पर ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि कल वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि जी इन्हीं अदालतों के ऊपर F8 कचहरी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे वकला भी शहीद हुए हैं, यहाँ पे जज साहब के ऊपर भी हमले हुए हैं, वो कुछ मिसालें कोट कर रहे थे नवीद साहब। देखिए, एक चीज तो ये भी हम देख लें कि इमरान खान साहब के ऊपर एक जो है एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ ये भी आप देख लें कि जो उनकी पार्टी के बाकी लीडरान हैं, जो उनकी पार्टी के बाकी रहनुमा हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ है, और फिर अभी बहुत रिसेंट पास की बात है कि जब वो रैली निकालने जा रहे हैं और फिर अचानक से जो है वहाँ पे सेक्शन 144 लग जाता है, और फिर जब वो चैलेंज करने जाते हैं तो फिर जो है पंजाब गवर्नमेंट वो सेक्शन 144 जो है विड्रॉ कर लेती है, और फिर वो एक दिन बाद फिर दोबारा अगर वो रैली निकालने की बात करते हैं तो फिर जो है वो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। तो इवन हैंडेड, हम अगेन बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, तो रूल ऑफ लॉ इवन हैंडेड। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो हुक्मरान जमात है उनके जो रहनुमा हैं वो इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं, वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, वो जो है वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अगर वो एक रैली निकालने की बात करते हैं, और फिर अगेन वही है कि जहाँ पे अब इलेक्शन का सीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी इलेक्शन होने हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में देखा जाए तो इमरान खान साहब को ये जो उनके खदशात हैं वो नजर आते हैं कि वो सिर्फ इट्स नॉट दैट सिंपल कि जी वो सिर्फ एक कोर्ट का नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए उनको लेके जाया जा रहा है। अगर वो नवीद साहब, आपने जिस तरह से अभी इलेक्शन के हवाले से भी जिक्र किया, कल जो पीटीआई रहनुमा है यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी मुबैना जो ऑडियो आई एक सदर मुमलिकत के साथ आई, एजाज साहब के साथ आई, क्या आपको लगता है कि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उनको हालात की संगीनी का इदराक है, जबकि उस ऑडियो में बोला कि खान साहब को ये बोला जाए कि वो माने कि गिव इन करना ही ऑप्शन है। सो क्या खान साहब बजाते खुद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे, और जो सीनियर क़यादत है उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि हालात इतने ख़राब हुए, लोगों को पेट्रोल बम मारने के हवाले से खुद उस ऑडियो में हमने सुना है कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और खून खराबा हो सकता है, इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, एक जो सबसे पहले मैं ये जो ऑडियो लीक्स का गेम खेला जा रहा है इस मुल्क में, मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, क्या हम एक पुलिस स्टेट में रह रहे हैं? क्या यहाँ आपकी, मेरी और लोगों की किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है? क्या वो सुप्रीम कमांडर जो है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी ऑडियो को उनके फ़ोन को टेप करना और फिर इस तरह से लीक करना? और ये सिर्फ मैं यानी सुप्रीम कमांडर की बात नहीं कर रहा, कि आप ये देख लें ये गुज़िश्ता जो 4-6 महीने से हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो जो है वो निकाली जा रही हैं। तो ये सबसे पहले तो सवाल ये पूछना बनता है, हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, उस जमहूरी मुल्क में जो है हमें अब आज़ादी राय की जो है वो इंश्योर होना चाहिए, लेकिन तो देखा ये जा रहा है कि क्या सदर मुमलिकत से भी ये सवाल पूछना बनता है कि वो सुप्रीम कमांडर होके और सदर मुमलिकत होके एक पार्टी के मामलात के अंदर क्यों दिलचस्पी रख रहे हैं या ले रहे हैं? क्या उनसे भी ये पूछना बनता है?
देखिए, ये भी आप देख लें कि हमने ये देखा कि इतने अरसे से जो भी कोशिशें हुई, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है वो बिहाइंड द सीन करते रहे हैं। हमने देखा ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो उन्होंने इंटरवीन किया है। उन्होंने इससे पहले भी जो भी बैक चैनल नेगोशिएशन होती रही हैं, उन्होंने उनको, तो ये मेरे ख्याल में तो इसको एक मस्बत तरीके से देखना चाहिए कि अगर कोई भी दोनों अतराफ जो हैं कोई भी सिचुएशन को डिफ्यूज नहीं कर रहा और डीएस्केलेट नहीं करना चाह रहा, तो उसमें अगर सदर साहब अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। बिकॉज इस वक्त देखिए अगेन, वो इससे पहले भी मैंने आपके के एक शो में ये बात कही थी कि इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म की सिचुएशन बनी हुई है हमारे मुल्क में। यहाँ पे अच्छा, कल एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा नहीं है, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो कि आइन की कस्टोडियन है और आइन को रेगुलेट करती है। ऑब्वियसली सभी अदालतें फिर उसकी सब्सिडरी हैं, सभी जितनी छोटी बड़ी अदालतें हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये तो कोर्ट ऑर्डर किया है, पुलिस के पास तो ये जवाज़ है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस पर पुलिस के कंडक्ट पे कोई अदालत ने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि जब भी कोर्ट ऑर्डर करती है तो जज साहब का जो ऑर्डर होता है वो पुलिस ने इंप्लीमेंट करवाना होता है, स्टेट ने इंप्लीमेंट करवाना होता है और पूरी फोर्स से करवाना होता है। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इस बार इतनी कोशिश के बावजूद जब 80 से ज़ायद पुलिस वाले जख्मी हुए, गाड़ियां जली, इमलाक को नुकसान पहुंचा, उसके बाद अगर अदालत इसको सस्पेंड कर देती है, अदालत फॉर द टाइम बीइंग इसको रोक ही देती है, तो क्या किसी किस्म का ये डीमोरलाइजिंग होगा पंजाब की पुलिस के लिए या कैपिटल की पुलिस के लिए, जिन्होंने सारी अपनी एफर्ट, रिसोर्सेज और करोड़ों रुपए लगाए इस ऑपरेशन के ऊपर? देखिए, इससे पहले ये पहली दफा नहीं है, ये बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान में। आप देखते हैं इससे पहले जब इमरान खान साहब के ज़माने में टीएलपी ने जिस तरह से जो है वो लाहौर को पैरालाइज किया था, उसमें पुलिस वाले शहीद हो गए थे, 6-8 पुलिस वाले उसमें शहीद हो गए थे। टीएलपी को उसके नतीजे में बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है अगेन बात आई टॉक्स के ऊपर, वो बैठे और फिर वो बैन उठा और उसके बाद जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गया। इससे पहले हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को जब जो नैब ने बुलाया तो उनके अल्फाज ये थे कि वो जाके कोर कमांडर के घर का घेराव करेंगे। तो उनकी अपनी एक मिलिशिया है यहाँ पे। ये अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में स्टेट की रिट जो है, शायद हमारी स्टेट इतनी कमजोर है कि वो अपनी रिट जो है उसको एस्टैब्लिश नहीं करवा पा रही। इससे पहले भी हुआ है और ये कल भी जो हुआ है वो अफसोसनाक था। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इमरान खान साहब जो है जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उन्हें चाहिए था कि रूल ऑफ लॉ अपने से स्टार्ट करते और वो कोर्ट का एक ऑर्डर था तो वो उसको फॉलो करना चाहिए था। आप अदालत या रियासत को उसकी चैलेंज नहीं कर सकते। नवीद साहब, दूसरी जानिब ये जो सूबाई इलेक्शन का भी मामला है और दूसरी जानिब पहले मैं पीडीएम जमातों के हवाले से बात करूंगी। जो हुकूमत है, अब कल हम देख रहे थे, उससे पहले जब गिरफ्तारी के मामला से पहले जब से वारंट जारी हुए थे, तब से राना सनाउल्लाह हों, मरियम औरंगजेब हों, मरियम नवाज हों, तातार साहब हों जो इनके तर्जुमान है, ये सब लोग आकर मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे लिए गिरफ्तारी बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। और कल मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि अगर रियासत चाहे तो गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन हमने ये काम बहुत मुश्किल देखा है। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो पीडीएम या हुकूमत है उनकी जो कैलिबर कह लें या उनके इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के मामले पे भी बहुत सारे सवालात उठे? देखिए, मेरे ख्याल में तो पीडीएम ने शुरू से ही इस पूरे पीडीएम की गवर्नमेंट ने पूरे इस इंटायर एपिसोड को सिंस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने बड़ा एक अनप्रोफेशनल तरीके से और बड़ा एक भोंडे तरीके से इसको टैकल किया। इमरान खान साहब को डेयर किया गया कि जी आप जो है असम्बलियां तोड़ के दिखा दें, और जब वो असम्बलियां तोड़ने के लिए गए तो उन्होंने फिर पीडीएम की जमातों ने उस असम्बलियों को बचाने की कोशिश की और फिर जब उसके बाद वो उन्होंने कहा तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे, उन्होंने असम्बलियां तोड़ दी। उसके बाद इलेक्शन जो है डिली डैलिंग शुरू हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप ये देख लें कि जो केपी का गवर्नर है वो किस तरह का लेटर लिख रहा है। वो
ईसीपी को, जैसे उनको शायद इस बात का इदराक नहीं है कि ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो किसी के मातहत नहीं है और वो उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी कर रहे हैं। तो बाजार ये लग रहा है कि पीडीएम की जमातें जिस तरह से इकोनॉमी को हैंडल किया गया और जिस तरह से आप चूंकि इकोनॉमी की तरफ आई गए, एक तो आपकी बात को इंडोर्स करते हुए ऐसा ही लग रहा है कि शायद आइन को महज एक कागजी टुकड़ा समझना शुरू हो गए हैं हम लोग, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ सीरियस नज़र नहीं आता। और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर अ स्टेट जब आइन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वी होप के हो। लास्ट सवाल मेरा IMF के हवाले से है, जो कि मुसलसल अपनी शराइत में इजाफा कर रहा है। इससे पहले बड़ी अहम शर्त कमर्शियल बैंकों से कर्जा न लेने की थी। हुकूमत को क्या कहा गया था कि कमर्शियल बैंकों से डायरेक्ट वो कर्जा नहीं लेंगे, हुकूमत ने माना था। कल एक और अहम शर्त IMF ने रखी है और उस शर्त पर अमल करने का कहा है, जिसमें जो दीगर ममालिक हैं उनसे जो भी हम पैसे लेंगे उसकी कोई अंडरटेकिंग सिंस टिल जून हमें देनी है इन रिटन फॉर्म। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? हम तो हर शर्त मान रहे हैं, और वंस अगेन आई मीन वुड इट बी द लास्ट वन, नवीद साहब? लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। IMF के अम्ब्रेला के बगैर कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल डोनर जो है वो हमें पैसे नहीं देगा। दिस इज क्लियर, दिस शुड बी क्लियर टू द गवर्नमेंट। और शायद हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको भी इस बात का अच्छी तरह से इदराक है कि जब तक कि IMF के साथ डील नहीं होगी तो हमें जो हमारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो हमें पैसे नहीं देंगे। और जहाँ तक बात इसकी है, इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने वही इल्ज़ाम जो इन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे लगाया था कि जी बहुत देर से IMF के पास गए, वही चीज़ इन्होंने खुद की। IMF के हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने जिस तरह से टीवी के ऊपर बैठ के और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी अगर IMF के पास मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। तो ये वो रवैया था जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था, और वो शायद अपने ह्यूब्रस में वो बात कह गए। और फिर उसके बाद आप देख लें कि जिस तरह से मामलात में जो जज्बात है इस पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। नवीद साहब, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। हम बात कर रहे थे मुल्क की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, सियासी भी और मुआशी भी। नवीद हुसैन वॉज जॉइनिंग अस, जो अपना तज्जिया दे रहे थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वी गॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वो है बुर्जुल अरब के हवाले से। दुबई के समंदर में कायम, जी आपको पता है, बुर्जुल अरब होटल के बुलंदों वाला हेलीपैड पे जहाज की लैंडिंग से नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। और बुर्जुल अरब के हवाले से बात करें तो अपने कई गैर मामूली रिकॉर्ड्स की वजह से ये पूरी दुनिया में जाना जाते हैं। और अब यहाँ हेलीपैड की जगह पर जहाज की लैंडिंग डेफिनेटली एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम हुआ है। और इस बुलंद तरीन मुकाम पर होटल के जहाज उतारा गया, जिसकी वीडियो भी शेयर की गई। और पोलैंड के पायलट ने 212 मीटर बुलंद हेलीपैड पर यह जहाज लैंड किया है। और वीडियो के व्यूज़ बहुत ज़्यादा है और ये कल से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए बुर्जुल अरब के हवाले से, जहाँ हेलीपैड के ऊपर जहाज की लैंडिंग हुई है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से दुबई काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका है दुनिया भर में। और अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था, इसे नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी करार दिया गया था दुनिया भर के अंदर। और फिर उसके बाद आई थिंक इट्स अनदर माइलस्टोन जो कि दुबई ने अचीव किया है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड डेंजरस एट द सेम टाइम। बहरहाल हमने कहा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करना बहुत ज़रूरी है PSL HBL PSL 8 के हवाले से, जो कि बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 2 मैच मजीद हैं और फिर उसके बाद ये मेला ख़त्म हो जाएगा। भाई कल तो 1 साइडेड मैच साबित हुआ। मुल्तान ने लाहौर को धूल चटा दी, कहीं तो गलत नहीं होगा। PSL का ये क्वालिफायर पहला मैच था उस प्लेऑफ्स के सिलसिले में, और इसमें मुल्तान सुल्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लगता था कि सब कुछ ही मुल्तान सुल्तान के हक में गया। पहले बैटिंग की, क़ज़ाफ़ी की मुश्किल विकेट थी, 160 रन का हदफ दिया। उस्मान खान 29 और मोहम्मद रिजवान 33 रन के साथ नुमाया बैटर्स रहे। रुली रूसो का बल्ला भी 13 रन बनाकर खामोश हो गया। एक इनिंग उन्होंने बड़ी क्लासी खेली, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। पोलार्ड के हवाले से कहें तो उन्होंने कुछ सहारा ज़रूर दिया मुल्तान को, और ज़बरदस्त सहारा दिया। 6 छक्के लगाए, 57 रन स्कोर किए, और इस तरह मुल्तान का जो टोटल स्कोर है वो 160 तक पहुँचा। इसके बाद जब हदफ का ताक़ुब शुरू हुआ तो ऐसा लगता था कि हदफ का ताक़ुब लाहौर की टीम नहीं करी बल्कि शिकस्त का ताक़ुब कर रही है।
पै दर पै विकेटें गिरती चली गई। सिर्फ 3 बल्लेबाज डबल फिगर्स के अंदर दाखिल हो पाए। सैम बिलिंग्स 19 रन बनाने में कामयाब हुए, हारिस रऊफ 15 रन बनाने में कामयाब हुए। इसी तरह मुर्शिद उर्फ डेविड वीजे, उन्होंने पूरे 1 दर्जन रन का इजाफा किया, लेकिन किसी काम नहीं आ सके अपनी टीम के। 76 रन पे, हाँ 76 रन पे पूरी टीम ढेर हुई और इस तरीके से मुल्तान फाइनल में पहुंच गई। अच्छा भाई ठीक है, पहुंच गई मुल्तान। लाहौर जी अभी भी चांस है लाहौर के पास। आज पेशावर और इस्लामाबाद का मैच होगा। दोनों चांसेस पे जिंदा रहे आप। दोनों में से जौन सी टीम जीतेगी उसका लाहौर के साथ मुकाबला होगा, फिर वो फाइनल में जाएंगे। अच्छा जी, इसके लिए हम सैयद मोहम्मद अवैस से बात कर लेते हैं। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक हैं? हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस, 76 रन पे कौन सी टीम होती है? मैं बार बार यही सवाल कर रही हूं। आपके सवाल में अमूमी तौर पे हम कहते हैं पहले से आराम है। अवैस, पहले तो अरमला आपसे ताज़ियत, लेकिन देखिए ये चीज़, क्योंकि मैं आपसे ऑफर में बात कर रहा था कल भी, हम ना जिस वक्त हमारा शो था तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर लाहौर को अगर आपने हराना है, अगर आप पूरे टूर्नामेंट की बात करें, चाहे प्रीवियस टूर्नामेंट्स में जहाँ लाहौर बहुत तगड़ी रही है इस टाइम, टीम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी ये टॉस बड़ा एक रोल प्ले करता था। जहां पर जो दूसरी टीम टॉस जीतती थी वहां रोल, अगर आप लाहौर को पहले बैटिंग करने की दावत देते हो तो लाहौर आपको अंडर प्रेशर नजर आता है, क्योंकि लाहौर की एक बॉलिंग यूनिट जो है वो आपको पता है वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास बॉलिंग यूनिट है। बैटिंग यूनिट को मैं नहीं कंपेयर कर रहा, बॉलिंग यूनिट को कर रहा हूँ, क्योंकि शाहीन मौजूद है, राशिद खान मौजूद है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग कॉम्पोनेंट है पूरी दुनिया के अंदर। कल आपने देखा होगा कि मुझे सबसे अच्छी चीज जो मुल्तान की लगी, जब उस्मान खान बैटिंग करने आए तो उस्मान खान कोई बड़ा फायर पावर नहीं कर सके जो कि रावलपिंडी में उन्होंने किया था। कल उन्होंने बड़ा केयरफुली शाहीन शाह अफरीदी को खेला, उन्होंने उनको सेटल नहीं होने दिया। आपने देखा होगा शाहीन, क्योंकि यूज्ड हुए कि पहली जो बॉल है वो कोशिश करते हैं कि फुल लेंथ थोड़ी बॉल निप हो, जहां पर एलबीडब्ल्यू बैट्समैन होता है या ज्यादातर बोल्ड आउट हो जाता है, बड़ा केयरफुली उसको खेलते रहे। उन्होंने एग्रेसिव नहीं होने की कोशिश की, जिनसे उनको फायदा हुआ। जहां पर उन्होंने जल्दी आउट विकेट्स अपनी नहीं दी मुल्तान ने, वहीं प्रेशर माउंट हुआ लाहौर कलंदर पे। आपने देखा जमान खान भी थोड़ा ऑफ ट्रैक कल नजर आपको आए। शाहीन शाह अफरीदी ने 40+ ऑड रन अपना कहीं कल लीक किए कल के मैच में। मुल्तान हर जगह आपको हावी रही है, लेकिन प्लस पॉइंट मुल्तान का फिर एक और नजर आता है, टीम यूनिट है, उसके अलावा जो मिडल ऑर्डर है। अगर आप दोनों टीम्स की मिडल ऑर्डर को कंपेयर करें, आपका मिडल ऑर्डर जो मुल्तान का, उसके अंदर आपके पास देखें फायर पावर पोलार्ड की शक्ल में मौजूद है, उसके बाद टिम डेविड की शक्ल में मौजूद है, जो कि 7-8 रन को पाइल अप करके 11-12 रन पर ओवर भी कर सकती है। वैसे अगर आप देखें लाहौर कलंदर की, लाहौर बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है फखर जमान की इनिंग्स पे कि वो अच्छा स्टार्ट देंगे। मिडल ऑर्डर में जरूर सैम बिलिंग्स मौजूद है, रजा मौजूद है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है देख, जो बेशक वो फॉर्म अच्छा करें, ऐसा कैप्टन बैट से भी वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक पिंच हिटर होता है, जो कि प्रोफेशनल बैट्समैन होता है, वो शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है उनका जो मेन जो स्ट्राइक है वो फास्ट बॉलिंग है। लाहौर के हवाले से वैसे मुसलसल दूसरा मैच हारे हैं, और अपने से ज्यादा मैटर ये चीज कर रही है कि ये बहुत बड़े मार्जिन से हार रहे हैं दोनों मैच। आई मीन जो कराची किंग्स सबसे हल्की टीम निकली इस HBL PSL 8 से लेट के अंदर, उससे ये हारे आखिरी मैच अपना, और फिर ये मैच जो मुल्तान से हुआ ये भी हारे। इससे पहले भी एक मैच कराची किंग्स से हारे थे और वो भी बड़े मार्जिन से हारे थे। तो इसका मतलब ये है कि अब अगली टीम को स्ट्रेटजी बनाने में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगी लाहौर कलंदर को गिराने के लिए, जैसे हम कह रहे थे कि नहीं भाई बड़ा मुश्किल है इनको हराना। इन दोनों की टीम्स को मैं कंपेयर करूं ना, मुल्तान और लाहौर को, अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी वन ऑफ द बेस्ट मैं कहता हूं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की कप्तानी के अंदर है, क्योंकि अगर आप पूरे ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग की कप्तानी जब से उन्होंने संभाली है तो कल 21वां मैच था, 21वें मैच में से 14 मैचेस जीत चुके हैं। 70 का उनका अपना जो स्ट्राइक जो उनका रेट है कैप्टनसी के अंदर, इतना वो अपना अच्छा कप्तान है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। वैसे दोनों टीम हैं जिन्होंने 200+ स्कोर भी किया है कंसेक्यूटिवली। लाहौर के अंदर 9 दफा कर चुकी है, ये 8 दफा कर चुके हैं। इसमें अगर दोनों टीम्स को आप कंपेयर करें बड़ी तगड़ी साइडें थी, लेकिन ये जो फैक्टर है ना टॉस का, ये बड़ा एक मैटर करता है साइकोलॉजिकली ये लाहौर के ऊपर। जहां टीम ने टॉस जीता वहां लाहौर अंडर प्रेशर आपको नजर आता है। अब लाहौर को यही होता है कि टॉस जीते, आप बैटिंग करें उनको, बॉलिंग करने आप आए, क्योंकि बॉलिंग यूनिट पे लाहौर चलता है। इसके लिए तो लाहौर वालों को दुआएं करनी पड़ेंगी फिर टॉस जीतने। अच्छा अवैस, कप्तानी की बात की, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, मुल्तान सुल्तान्स को बड़े बेहतर अंदाज में वो लेके चले हैं। सो इस पे भी कमेंट करें। देखिए मैंने आपको कप्तानी के बारे में कहा ना, अगर शाहीन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट अपना अच्छा कप्तान रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसके स्टैट्स कहते हैं। लेकिन रिजवान की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, देखें आपने रिजवान को जितने मैचेस आपने देखा होगा, सिर्फ 1 या 2 मैचेस के अंदर मैंने उसको देखा एग्रेसिव होते हुए, वो भी लेकिन 1-2 शॉट जो बॉल्स गलत गई थी उसके ऊपर मैंने उनमें एग्रेशन नहीं देखा, जो कि गुस्सा करता है ना कप्तान के, वो अपनी जो भी उसके अपना दिल के अंदर भड़ास निकालता है ग्राउंड में, मैंने वो चीज़ नहीं दिखी। देखिए सबसे अच्छा कप्तान वही होता है। बाबर आजम को कह रहे हैं ना।
मैं नहीं कह रहा, आप चाह रहे हैं कि मैं बंद हो। ये भी कंट्रोवर्सी बना लेंगे आप। चलिए जी। मतलब ये है कि मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, देखें रिजवान की ये होता है कि जब भी तनकीद होती है, कप्तान का काम क्या होता है, कप्तान जब आता है वो टीम का लोड अपने ऊपर कैरी करता है, वो परफॉर्म करता है सिंगल हैंडेडली। रिजवान को आपने देखा होगा, देखें जो भी स्कोर हुआ है, रिजवान ने अपना बड़ा एक जबरदस्त स्टार्ट दिया है। कहीं ना कहीं आपको पता है, ये बात जरूर होती है कि रिजवान और जब बाबर ओपनिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए, हकीकत है क्योंकि सेम किस्म के बैट्समैन स्ट्राइक नहीं करते ज्यादा, तो वो प्रेशर माउंट करता है पाकिस्तान टीम के ऊपर ओपनिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन आप रिजवान को देखें जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेम को चेंज या पाकिस्तान सुपर लीग में किया, कि आपको नजर आता है कि 30 बॉल में 50 करते हैं, 30 बॉल में ऐसे कुछ चेंजेस आपको एवरेज के अंदर, स्ट्राइक रेट के अंदर आपको नजर आती है, जो कि एक फायदेमंद कप्तान के लिए होती है। लेकिन मैं टीम यूनिट की आपको बात की है ना, बाबर का इशू यहाँ पर इस वक्त पेशावर ज़ल्मी में है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बॉलिंग यूनिट से वो मार खाते हैं, कहीं उनका जो बैटिंग ऑर्डर उनको अभी तक समझ नहीं आती कि हमने बैटिंग ऑर्डर अब कब उतारना है। अब जाके कहीं ना कहीं वो सेट हुए हैं कि साइम अयूब को ऊपर ले आए तो बाबर आजम थोड़ा सा रिलैक्स आपको नजर आती है। मुल्तान का बैटिंग यूनिट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखें ना, मैंने जो बताया कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट देख लें, मिड ऑर्डर बस के अंदर आप कल आपको ना मुल्तान ने बहुत मद्दाह कर दिया। अब जरा मैं आपकी टीम आपकी रीजनल टीम की तरफ आता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ज़ल्मी एंड यूनाइटेड। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, मुझे लगता है जो रियल नेल बाइटर होने वाला है वो ये वाला मैच है। उम्मीद है मुझे, अल्लाह करे कि वन साइडेड मैच ना हुआ, अच्छा जो ना क्रैकिंग किस्म का एक वो होना चाहिए कॉन्टेस्ट। कैसे देख रहे हैं सर, आपका क्या तज्जिया है ओवरऑल? देखिए ज़ल्मी तो आपको पता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम्स है। अनफॉर्चुनेटली इस साल पाकिस्तान सुपर लीग में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन में रहे हैं, नए कप्तान भी हैं बाबर आजम, लेकिन जो रिसेंट मैचेस जो ज़ल्मी ने खेले हैं वो बड़े तगड़े खेले एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। बेशक इस्लामाबाद पिछला आपको पता है जो मैच है वो भी इसमें हारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें ना, इमरान भाई जो ज़ल्मी का जो फैक्टर है स्पेशली बैटिंग ऑर्डर का, वो बड़ा तगड़ा है। साइम अयूब आपको पता है उस पर हाईली रिलक्टेंट है, बाबर आजम का बैक इन द फॉर्म आना वो बड़ी चीज़ है ज़ल्मी के लिए। फिर उसके बाद आपको पता है TKR नीचे मौजूद हैं, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए, तो एक प्रॉपर एक यूनिट आपको नजर आता है। वेरस इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक फैक्टर वही है कि जब तक आप अपने फॉरेन प्लेयर्स पे रिलक्टेंट रहेंगे कि यार हमें फॉरेन प्लेयर्स स्टार्ट देंगे तो हम टीम के अंदर परफॉर्म करेंगे। आपने देखा होगा, आप लोग बहुत ज्यादा रिलाय हम लोग करते हैं कि जी अपना ऊपर से जो एलेक्स सेल्स है वो परफॉर्म करके हमें दें, या उसके अलावा मोन्रो हमें परफॉर्म करके दें। जब तक आपका जो लोकल टैलेंट है वो परफॉर्म नहीं करेगा टीम के साथ। अच्छा मुख्तर, आप कुछ बारिश के हवाले से क्वेश्चन बता रहे थे कि अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या नतीजा ज़ल्मी के खिलाफ आएगा? इस्लामाबाद में क्योंकि इमरान भी देखें रात से बारिश लगी हुई शदीद, तो मेरे दिल में था कि शायद लाहौर में भी बारिश कहीं ना हो रही, क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखें जो पॉइंट्स टेबल की है, जहां पर अपना जो नेट रन रेट होता है उस पर पेशावर चौथे नंबर पर मौजूद है। अगर बारिश होती है, सपोज मैच नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड विल क्वालिफाई, क्योंकि आप नेट निकाल के देखें तो ये उनके लिए थोड़ा सा इशू होगा। लेकिन क्योंकि मुझे आपसे पता चला था कि बारिश नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। ठीक है वैस, थैंक यू वेरी मच फॉर द एनालिसिस। बहुत शुक्रिया, बात होती रहेगी इंशाल्लाह। PSL HBL PSL 8 इज गोइंग ऑन और उसमें मुल्तान सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि अब मुकाबला होना है पहले एलिमिनेटर के अंदर ज़ल्मी और यूनाइटेड के दरमियान, एंड देन जो भी टीम जीतेगी वो खेलेगी लाहौर के साथ, और जो उनमें से जीतेगी क्वालिफाई करेगी फॉर द फाइनल्स। देखते हैं क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया भर में अपनी सलाहियतें मनवाती रहती हैं, छोटे हों या बड़े हों, आई मीन छोटे बड़े सभी अपने लिहाज से बेहतरीन किरदार अदा करते रहते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन का जो किरदार है वो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इस वक्त हम आपकी कुछ मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसी टैलेंटेड शख्सियात से, ये कहना चाहिए। श्रीलंका में होने वाली 25वीं इंटरनेशनल ओपन क्वार्टर चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की 3 जो प्लेयर्स हैं उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और एक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अनाहिता फातिमा, आयाना हमारे साथ मौजूद हैं, और आयरा आदिल, इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि ज़िहाब गजनफर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अनाहिता फातिमा ने 40 किलोग्राम, आयाना नोएल ने 35 किलोग्राम और आयजा आदिल ने 20 किलोग्राम में मेडल्स अपने नाम किए। इस इवेंट में श्रीलंका, जापान, जर्मनी, इंडिया और पाकिस्तान की टीमें शामिल थीं, और इसमें ये बच्चे टॉप पे रहे। और इस वक्त ये मुश्किल और प्यारे प्यारे नाम वाली लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। अनाहिता फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, आयाना नोएल हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर कुरतुलैन खान जो कि नायब सदर हैं कराटे एसोसिएशन की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को हम खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच, और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बल्कि तीनों को मुबारकबाद। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैरियत से भी हैं और बहुत बहुत खुश भी हैं। डेफिनेटली आप लोग का खुश होना बनता भी है। सबसे पहले हम ज़रा इस
चैम्पियनशिप के हवाले से अगर बात कर लें तो हमें कौन, आप तीनों में से जो भी बताना चाहे, ये चैम्पियनशिप कहाँ पे, श्रीलंका पे तो हुई, लेकिन इसमें जो कैटेगरीज थी वो क्या थी और कितनी टीम्स की पार्टिसिपेशन थी जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल इन बच्चियों ने अपने नाम किया? जी, थोड़ी बहुत ब्रीफिंग मैं आपको दे देती हूँ। ये 25th इंटरनेशनल कराटे ओपन चैम्पियनशिप थी जो श्रीलंका के शहर गौल में मुनक्किद हुई थी और इसके अंदर 6 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। श्रीलंका, पाकिस्तान के अलावा इंडिया, जापान, जर्मनी वगैरह भी ये लोग भी शामिल थे। हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस ये रही कि हम 4 बच्चों को यहाँ से लेकर गए थे ट्रेन करवा के। ट्रेनिंग में टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस जो इनका क्लब है उसमें सरवासिफ होते हैं, सरवासिफ ने पर्सनल ट्रेनिंग दी थी। 3-4 महीनों से ये बच्चियाँ और रिहा चारों बच्चे हमारे पास ट्रेन हो रहे थे। और जब ये वहाँ पहुँचे श्रीलंका और इन्होंने पार्टिसिपेट किया फाइट्स में, तो हमारे 3 बच्चियाँ गोल्ड हुई, जिसकी वजह से इन्हें अंडर 14 फीमेल कैटेगरी की फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम करवाई। और ज़िहाब जो मेल हमारे शामिल हुए थे वो सिल्वर मेडलिस्ट हुए थे। एक बात मैं और बताती चलूँ कि इसी चैम्पियनशिप में अनाहिता ने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए एक और भी रिकॉर्ड कायम किया। ये वो पहली एथलीट है जिन्होंने 20 सेकंड के अंदर अपनी फाइनल फाइट खत्म की। वाओ, 20 सेकंड में फाइनल फाइट को खत्म किया। अनाहिता ऐसा क्या किया अनाहिता, 20 सेकंड में फाइनल फाइट खत्म हो गई? कौन सा जादू चलाया, कौन सी ट्रिक आजमाई अनाहिता? हमें कुछ बताइए अनाहिता, हम जानना चाहते हैं आपसे, प्लीज बताइए। जैसे सर वासिम ने अपनी ट्रेनिंग कर और हमने पूरा बताया था कि ना जब वो कौन सा अटैक करेंगे तो हमें कौन सा अटैक करना है। तो जब वो पंच मारी थी तो सर ने बताया था कि ना किक मारनी है, तो मैंने किक ही मार दी, तो और मैंने रिकॉर्ड बना दिया। जबरदस्त। अच्छा, दूसरी जानिब अयाना नोएल, आप भी ज़रा बताइएगा आपकी फाइट कैसी रही और आपने जब ओपोनेंट के खिलाफ आप खेल रही थी तो क्या टेक्निक्स, क्या चीज़ें जो आप सीख के गई थी और आपके बहुत काम आई? सर ने बहुत ट्रेनिंग कराई थी। मैं पंच की, किक की और पहली फाइट मैंने 6-0 से खेली और जीती और दूसरी फाइट मैंने 9-0 से जीती। अच्छा कुरतुलैन, जो कि आप कह रहे हैं कि आपने मजमूई तौर पर आपके आई थिंक 4 पार्टिसिपेंट्स थे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी बिल्कुल 4 थे, ठीक है। और उनमें से 3 जो हमारी ये बच्चियां हैं इन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और ज़िहाब गज़नफ़र के हवाले से आपने बताया कि उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो एक तो ये कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन इस इंटरनेशनल इवेंट के अंदर कैसे पॉसिबल हुई? क्या हमारी कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जिसके थ्रू हमारे बच्चे गए, आपकी अपनी एफर्ट्स थी? और फिर इसके साथ साथ जो आपने कहा कि हमने इनको प्रोफेशनली ट्रेनिंग करवाई, उसके लिए तो बड़े रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बिकॉज जर्मनी इंडियन प्लेयर्स के साथ जब कम्पीट करना है तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से ट्रेन होना पड़ता है। उसके लिए क्या किया आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में और अपनी तमाम पाकिस्तान को इसके बारे में बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये बच्चियाँ आज से नहीं खेल रही। ये बच्ची हमारे पास 4 साल की उम्र से खेल रही हैं, अपने क्लब से एसोसिएटेड है। इनके क्लब का नाम टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस है, कराची में ये क्लब है। अयाना भी उसी क्लब की मेंबर हैं, उसी क्लब से ये भी 3-4 साल से एसोसिएटेड हैं। ये बच्चियाँ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में हैं। ये लोग इंटर क्लब चैम्पियनशिप्स खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स खेलते हैं, कराची गेम्स में इन लोगों ने गोल्ड लिया हुआ है। ये डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं सिंध कराटे चैम्पियनशिप के, कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट कराटे चैम्पियनशिप के, और इसके अलावा जो मुवाक़े क्लब क्योंकि हमारे एसोसिएटेड हैं सिंध कराटे एसोसिएशन से और हम इन टर्न एसोसिएटेड हैं कराटे फेडरेशन से, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान कराटे फेडरेशन हमें देता है सिंध कराटे एसोसिएशन को, उसी से हम क्लब्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी के थ्रू हम चैम्पियनशिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद होता है। उसी के थ्रू ये बच्चियाँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में थी और पहले भी इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुकी हैं। अनायता अभी पिछले महीने फुजैरा से वापस आई थी, फिर उन्होंने कराची गेम्स के लिए गोल्ड मेडल लिया। अयाना ने कराची गेम्स के लिए गोल्ड मेडल लिया। पिछले साल ये दिसंबर नवंबर के अंदर आई गेस अजरबैजान से खेल कर आई हैं। तो इतनी ट्रेनिंग में होते हैं ये बच्चे और इतनी फिटनेस इनका लेवल इनका
टॉप ग्रेड होता है कि इनकी प्लीज ये भी selection और बताइएगा, इनकी ये आपने बताया इन बच्चों के हवाले से कि ये तो 4 साल की उम्र के साथ आपके साथ रिलेटेड हैं और इनके क्लब्स हैं जिनके साथ आपकी भी एसोसिएशन है। अब बट यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल कराटे का एक स्ट्रक्चर है उसको लेके यहाँ पर बच्चियों का आना और उनको बहुत इनिशियली ट्रेन करना, इस हवाले से भी थोड़ा हमें बताएं। हाँ जी बिल्कुल, ये एक कंसर्न सब पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि जी आप कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आइदर कराने के मूड में भी हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स उस तरफ नहीं सोच रहे। जब पेरेंट्स इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को स्पोर्ट्स करना है, वो एक क्लब की सर्च में होते हैं और कराटे की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन इस पर बहुत काम कर रही है और हमारे हर गली कूचे में भी जो क्लब है उसका बच्चा रजिस्टर्ड है तो ही खेल सकता है। डॉक्टर गुरुद्रान 30 सेकंड्स। अनाहिता, अयाना, हम चाहेंगे आप कोई बात जरूर करें। अनाहिता, एनीथिंग यू लाइक टू से, कोई मैसेज देना चाहो अपने एज फेलोज को, कुछ कहना चाहो अनाहिता, यू आर द चैंपियन। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ना अगर वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो वो गिव अप नहीं करे स्पोर्ट्स के ऊपर और ना वो आगे खेले। और अयाना? अयाना आप भी कुछ बोले। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छे तरह से करें और कराटे भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बाकी नहीं, सब आपसे मिल गया, मैं बहुत अच्छा लगा भाई। आपने यहाँ पे रुकना नहीं है और आपने आगे बढ़ते चले जाना है। डॉक्टर कुर्रतुलैन, अनाहिता एंड अयाना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको लिए चलते हैं हमारे सेगमेंट सफर है शर्त की जानिब, जहाँ पे वादी सून का तस्करा है। आज देखते हैं क्या है इसमें आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। और एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है सेरेंडिपिटी, जिसका मतलब ये होता है कि कोई सरप्राइज़ या कोई ऐसा चीज़ जो कि बाई चांस एक मुसाफिर को उसकी किस्मत में लिख दी जाती है और उसको सामने आ जाती है। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ ये हुआ है कि सफ़र शर्त की एक रिकॉर्डिंग थी आम टेम्पल पे, और आम टेम्पल पे हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे कल दिन के वक्त, तो शाम हो गई और मगरिब हो गई। अब हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि क्या हम वापस जाएँ, और आप वो वापस जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन नीचे एक गांव, पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में, दामन में एक गांव नज़र आ रहा था। यहाँ आसपास कोई और आबादी नहीं थी और ये गांव जो था ये बड़ा पुरस्कार सा था। बीच में धुआं उठ रहा है, कोसार के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक ऐसा देव मलाइयत लिए हुए एक खूबसूरत सा गाँव जो था वो सामने था। तो हम ऐसे ही, जो गांव का वो सदर दरवाज़ा है तकरीबन, वहाँ पे हम आए तो वहाँ पे जो कुछ नौजवान खड़े थे उनसे हमने पूछा कि क्या अब हम वापस जा सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। और यकीनन ये एक बहुत ही पुरअमन इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो उन्होंने कहा जी वो वापस जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत ही पुरअमन इलाका है, लेकिन आप वापस जा नहीं सकते, अब आप हमारे मेहमान हैं और आपने यहीं पे रात को क़याम करना है। अब सच पूछे तो दिल में तो यही था कि रात को क़याम तो करना चाह रहे थे हम। तो ये एक ऐसा सरप्राइज़ था। मियाँ साहिबान है यहाँ पे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मिलनसार लोग। तो उन्होंने हमें यहाँ पे एक क़यामगाह दी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं उसी जगह पे बैठा हूँ और सुबह हुई है और खूबसूरत रोशनी है और इतना एक खूबसूरत गांव है जो कि हैरान करूँ, क्योंकि मेरा काम ही मुसाफरत है और सफ़र इख्तियार करना है। सून से केसर की जो वैली है, इसके अंदर ये जो गाँव है, ये इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसको देवमालाई भी बनाते हैं, पुरस्कार भी बनाते हैं, खूबसूरत भी बनाते हैं और एक तिलिस्माती गांव की शक्ल भी देते हैं। और हर एंगल से, यानी 4 साल पहले यहाँ बिजली आई है, तो इस हवाले से जो कदामत है इस गांव की, वो पुरानी चीज़ें जो हैं वो भी अभी तक इसी तरह ही हैं। जिस कमरे में मैं सोया हुआ था वहाँ पे एक बत्ती थी अभी तक, यानी पुरानी चीज़ें यहाँ पे हैं। और यकीन कीजिए कि मुझे वो पुराना सारा अपना दौर याद आ गया कि कैसे हम इसको इस तरह करके इसका शीशा साफ़ करते थे, यूं करके, और शीशा निकाल के इसको साफ़ किया जाता था। कैसे यहाँ पे आयल डाला करते थे और किस तरह यहाँ पे दिया सलाई जला के तो यहाँ पे इसकी आग लगाया करते थे। और ये जो बत्ती थी ये ज़माने कदीम से, यानी क्या खूबसूरत एक चीज़ थी। और अभी भी यहाँ इस गांव में वो तमाम चीज़ें इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बिजली आया अभी 4 साल हुए हैं सिर्फ। और गांव के यकीनन कुछ मसाइल भी हैं, वो भी आपसे बात करूंगा। लेकिन बुनियादी तौर पे ये इसकी लैंडस्केप इतनी खूबसूरत है कि जो फौरी तौर पे मेरी चीज़ ज़हन में आई वो ये आई कि क्या इस गांव को एज अ हेरिटेज हम महफूज नहीं कर सकते। ये पुराना गांव है, कदीम गांव है, खूबसूरत गांव है
और टूरिज़्म के हवाले से, सियाहत के हवाले से इसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। मेरी इन तमाम बातों में तो आप तभी यकीन करेंगे ना जब मैं आपको गांव दिखाऊंगा। तो गांव दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक सुस्ती सी है, धूप है, बहुत ही अच्छी धूप है। हमने सुबह जब सनराइज़ हुआ तो ये तमाम धूप पहाड़ों पे उतरती देखी, लेकिन मुझे थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा और इस मुनक्कश किस्म का जो तकिया है इसकी जान छोड़नी पड़ेगी और गांव घूमना पड़ेगा। तो गांव घूमते हैं और देखते हैं कि ये गांव जो है, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का ये गांव जो है इसको महफूज किया जाना चाहिए और सियाहत के हवाले से क्यों इसमें इतना इस कदर पोटेंशियल मौजूद है। चल इंशा अपने गांव में, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम बहरूप बहुत। और पुरानी इमारतें, पुरानी जो जगह हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। यकीनन ये भी गांव जो है उसी तरक्की के अमल में है, लेकिन आज भी यहाँ पे वो पुराने दरवाजे, पुरानी दीवारें, पुरानी गलियाँ, पुरानी ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत कीमती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतरूक होती जा रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं। ये वो पुराना दरवाज़ा है और ये वो पुराना तामीर का जो फ़न तामीर था ये पुराना है और यहाँ पे इसी तरह चूल्हा जो है वो जल रहा है, धुएँ जो हैं वो उठ रहे हैं, की रोशनी है और बहुत ही खूबसूरत रोशनी है। गांव में जो सबसे नुमायाँ चीज़ अगर आप मुझसे कहें तो वो उसकी क़दामत यकीनन है, मोर यकीनन है और वो तमाम खूबसूरतियाँ, खलूस अपनी जगह पे, तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं इस गांव में। लेकिन जो असल चीज़ है जो कि आपको हैरत में डालती है, और अभी मैं एक मकामी दोस्त को कह भी रहा था कि ये वो चीज़ है जो मुझे बार बार यहाँ आने पे मजबूर करेगी, वो यहाँ की सुबह है। और सुबह में जो ख़ास चीज़ है वो परिंदे हैं और हर तरफ परिंदों की चहचहाहट है। और आप सुन रहे होंगे कि किस कदर शोर है परिंदों का। ये जब हम सुबह उठे हैं और इस बात को अभी 2 घंटे हो गए हैं, इन 2 घंटों में इनका जो शोर शराबा है, इनका जो चहचहाहट है, इनकी जो खूबसूरत आपस में गुफ्तगू है, ये किसी भी जगह पे कम नहीं हुई। किसी बहुत अहम डिस्कशन, किसी बहुत अहम मुबाहिसे में ये मसरूफ़ दिखाई दे। गांव में घूमते काफ़ी वक्त हो चुका है और लोग जो हैं वो अपना काम कर चुके हैं। यानी सुबह सवेरे जो बेदार होने की एक रवायत है गांव की, वो यहाँ पे ऐसे ही है। जितना भी झाड़ू देना था वो दिया जा चुका है, जानवरों को बाहर लेके जा चुके हैं, उनको चराने के लिए लोग चले गए हैं, जो शेफर्ड्स हैं, जो चरवाए हैं। और घरों में जो है वो सालन बन रहा है, दिन के खाने की तैयारी हो रही है। और ये जो मोर हैं ये कमाल हैं, बहुत ही खूबसूरत। एक और चीज़ जो मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं, ये बहुत कदीम के बाद आप इसको मिडल एज कह लें, उसमें ये जो खूबसूरत आप देख रहे हैं कलर्स और पुरानी जो बैठकें हुआ करती थी, उनके बाहर ये जो जमालियात का एक इजहार है वो आपको नज़र आता है, ज़ौक़ जमालियात आपको नज़र आता है। और बाकी जो है यहाँ पे अगर आप आएँ तो एक एक्सपीरियंस आपको ये होगा कि जैसे शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से दूर अम शहर में वक्त कहीं रुक गया है, वक्त कहीं ठहर चुका है। अच्छा, आपको मैं एक कमाल मशीन दिखाना चाहता हूँ और वो कमाल मशीन ये है, बल्कि उसका एक पस मंज़र आपको पहले बता दूँ कि जो मेरा बचपन था, मैंने देखा कि अपने दादा और जितने भी पुराने बुज़ुर्ग थे वो वान बनाते थे। एक्चुअली उसके बाद फिर वो जो मंजियाँ या चारपाइयाँ आप बुनते हैं तो उसी से बुनते हैं। और वो जो वान था उसका जो हमारे यहाँ एक था वो और तरह का था, उसको घेरना कहते थे। लेकिन यहाँ आके, इस गांव में आके मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि किसी वक्त में ये गांव कहीं आगे था इस मशीन के हवाले से। ये मशीन मैंने पहले कभी नहीं देखी कि, और यहाँ मुझे बताया गया कि एक्चुअली ये वान इससे बनाया करते थे और यकीनन इससे तेज़ी से बनता होगा, बहुत एफिशिएंटली ये मशीन काम करती होगी। अब तो ये बंद पड़ी हुई है, लेकिन ये मशीन जो है ये कमाल है। और कब किसकी ये इजाद तो जिसकी भी थी, यहाँ इस गांव में कैसे पहुँची, और अब यकीनन इसको बंद हुए भी बहुत अरसा हो गया होगा। लेकिन मैं अपने इस गांव को और अपने गांव की पुराने दौर को याद करूं तो ये मामला मुझे बहुत एडवांस नज़र आता है और ये मशीन आज भी यहाँ मौजूद है। काश इस गांव का कोई म्यूज़ियम होता और ये तमाम चीज़ें उस म्यूज़ियम में रख दी जाती ताकि ये बच जाती। मेरे साथ एक अम्मा बैठी हैं जो कि खाना बना रही हैं। आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिधर भी देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, अब आपको मालूम है कि ये, लेकिन बहरहाल इसकी है क्योंकि पुरानी तारीख़ है और इसका दही ज़िंदगी में बहुत अमल दखल रहा है, तो इस हवाले से आपको दिखा रहा हूँ। और शिका जो है आप इसको
रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, फ्रीज़र कह सकते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे कोई भी खाने की चीज़ आप जब रखते हैं तो वो ज़रा बेहतर रहती होगी, ठंडी रहती होगी और महफूज रहती होगी बुनियादी तौर पे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के, जिसमें सिकंदर भट्ट साहब गए हैं जी सब्जी मंडी और वहां पर उनकी आवाम से क्या बात हुई है, देखते हैं आज के सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के तड़के में मैं हूं सिकंदर भट्ट। एक ज़माने में घर के सरबराहों को सबसे ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों की हुआ करती थी और आज बच्चों के साथ साथ बचत की भी। पाकिस्तान में होने वाली महंगाई की एक बड़ी वजह होल सेलर्स और रिटेलर्स बताए जाते हैं। मैं आपको आज एक ऐसी जगह का विज़िट करवाऊँगा जहाँ अगर आप होल सेलर और रिटेलर की ज़र्ब खाए बगैर सस्ती अशिया ख़रीद सकते हैं। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि आपके लिए महंगाई ख़त्म हो जाएगी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके लिए महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। ज़रा कम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। कैमरामैन कम विद मी। वैसे तो सब्जियों की 20 अक़साम हैं, कुछ सीजनल हैं कुछ नॉन सीजनल, लेकिन सब्जियों की बेस 4 सब्जियों को ही माना जाता है। अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज। ये 4 अनासिर हों तो बनता है पकवान। ये प्याज सेंधा जी ਇਹਦਾ रेट की है 11,500 रुपए ਦਾ 120 किलो 120 किलो मतलब कि 110 रुपए किलो के हिसाब ਨਾਲ। प्याज की कीमत तो आपने जान ली। अब आपको प्याज के बारे में एक बड़ी दिलचस्प मालूमात देता हूँ। इसकी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। ब्राउन्स एज के ज़माने से प्याज यूज़ किया जा रहा है। मोर ओवर महाभारत की जंगों के दौरान भी फौजें जो खाना खाती थी उनके बनाने में प्याज यूज़ होता था। कैसा आलू शालू बेच रहे हो? हाँ जी बहन, कितने अर्से तो बेच रहे हो आलू? 7 साल हो गए। सब्जी बदलते रहते हो कि सिर्फ आलू ही बेच? आलू भेज दें। आलू स्पेशलिस्ट। हाँ जी। जिंदा टमाटर कुचल के चला गया जालिम, मिटे टमाटरों के निशान कैसे कैसे। लहसुन का शुमार भी दुनिया की कदीम तरीन सब्जियों में होता है। इसके इस्तेमाल और इसकी काश्त के सबूत बेबीलोनियंस के टाइम में वाज़े तौर पर मिलते हैं। बेबीलोनियंस को तो ये मिल गया लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं मिल रहा, बहुत महंगा हो गया। अगर रोज़े आ रहे हैं तो कोई ये चीज़ को कंट्रोल थोड़ी थले आएगी कोई? जी मजीद अदरक थोम तो नहीं थले आ सकता, सब्जियां और थले आ सकते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ हाँ ਨੇ जी, ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ हाँ जी, वो आ सकते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ वो और उत्ते जा सकते हैं, थले नहीं आ सकते। कदीम हिंदू वेद और चाइनीज़ हकीम इसको बतौर टॉनिक यूज़ करते थे। ये बीमारियों के इलाज के ख़िलाफ़ बतौर दवा इस्तेमाल होती थी। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता शहरी आबादी में गया और ये खुराक का हिस्सा बन गया। मुनफरिद पांडी कल्चर होता है। एक पांडी मेरे साथ है, इससे बात करते हैं। ये हाल है? ठीक है साहब? कि ये खाली फेरा लाई जा रहे हैं यार? वो फेरा लापता ही नहीं है। वो आए इधर भाई बैठा था, गन पॉइंट पे आए, उन्होंने गले के पैसे लिए, इधर भाई के पास है पैसे, वो भी सारे ले लिए, मोबाइल भी छीने हैं और इस तरफ को भाग गए हैं। बाद में हमने वो की दरख्वास्त वगैरह दी, अभी तक कुछ नहीं बना हमारा। ये भाई साहब के मंडी में डकैती हो गई है, इनका मोबाइल ले गए हैं। शुक्र करें इनसे टमाटर नहीं ले गए, वो नुकसान इनसे बर्दाश्त नहीं होना था। फार्मी सब्जी का तो देसी सब्जी का फर्क असीं किस तरह पता करा सकते हैं? वो भाई मौसम के लिहाज नाल चीज़ां चलदियां। मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ 4-500 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? गोलियां चला रहे हैं, महंगाई के खिलाफ गोलियां चल रही हैं। वो देखिए जी सब्जियों पर फायरिंग कर रहा है भाई। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात देख लें भाई। होंके ते हम इनके बदले आपको पैसे तो मिलते हैं ना? पैसे मिलते हैं जो इकट्ठे करते हैं, वार्दियों को दे देते हैं। तो घर कितना लेके जाते हो आप? आरती ज़्यादा लेते हैं, घर हम थोड़ा लेके जाते हैं। गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी तो खा के सोना सब। इस मंडी में कितने अरसे से हो आप? सारी जिंदगी का अरसा ही है। सारी जिंदगी से इधर यही काम यार किया। मंडी बने हले 4 साल नहीं हुए। यानी कि पहले थे ना हम कोट लखपत मंडी में, उससे इधर जिस रेट पे हमें वहाँ आम दुकानों पे मिलती है सब्जी, आज उससे भी ज़्यादा यहाँ पे है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है, रोज़ाना आज कुछ रेट है, कल आएंगे कुछ रेट है, और वहाँ कुछ रेट है, यहाँ कुछ रेट है, वहाँ जाएंगे कुछ रेट। ये जो हम सब्जियां आमतौर पर ख़रीद रहे हैं, ये टमाटर, प्याज, अदरक, ये धनिया, ये तो अब आप घर पे भी उगाई जा सकती हैं गमलों के अंदर छोटे छोटे। तो आप ये अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल उसके लिए देखें, एक तो टाइम पीरियड चाहिए, दूसरी बात ये है कि इसमें नॉलेज चाहिए
जो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं इंट्रोड्यूस करवाई। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है कि प्राइस जो है वो एक मेंटेन रख सके। ये सबसे बड़ा जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। इस हवाले से चाइना बहुत अपग्रेड है हमसे। उन्होंने अपनी एटॉमिक पावर को सीड्स के लिए यूज़ किया है। उन्होंने डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी एटॉमिक पावर को यूज़ किया है। इतना सा पौधा होता है, इतना सा मोटा नींबू और किन्नू लग जाते हैं उसके ऊपर। मंडी में विजिट के दौरान सब्जियों पर बात करने के साथ साथ मैं आपको सब्जियां घर पर उगाने के भी तरीके बताता रहूँ। इस दौरान दुकानदार मुझे घूर कर खा जाने वाली निगाहों से देखते रहे कि भाई साडा पठा बान आ गया। इससे पहले कि कोई मुझे कलाई से पकड़ के मंडी से बाहर निकाल दे, तड़के तड़के से फ़िलहाल के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई आप हर किस्म का फ्लेवर अपने प्रोग्राम में रखने की कोशिश करते हैं अलसुब, और कोशिश करते हैं आप बोर ना हो हमारे साथ रहते हुए। इस वक्त हम मौसीकी पे बात करने जा रहे हैं और आज थोड़ा मुख्तलिफ एंगल है भाई हमारा मौसीकी पे बात करने के लिए। पश्तो मौसीकी मेरे दिल के बड़े करीब है, और वैसे भी रीजनल फोक म्यूज़िक की जब भी बात आती है, मैं कहता हूँ इतना रिच कल्चर है ना पश्तो म्यूज़िक के हवाले से ख़ास तौर पे। तो इसमें जनाब पहली बार PhD करने वाले जो म्यूजिशियन और सिंगर हिमसेल्फ राशिद अहमद ख़ान है, और पश्तो मौसीकी की तारीख़ में पहली मरतबा पेशावर यूनिवर्सिटी में एक सिंगर ने PhD की डिग्री हासिल की, एंड दैट इज़ इन म्यूज़िक, राइट। राशिद खान साहब गुज़श्ता 20 साल से पश्तो मौसीकी से वाबस्ता हैं, सुन भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रिसर्च पश्तो मौसीकी पर थी, और ये रिसर्च पहली दफ़ा PhD लेवल पर हुई है, जो कि इससे पहले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं हुई। राशिद का ताल्लुक़ आपने जैसे कि कहा खैबर पख्तूनख्वा से है, और PhD में बुनियादी मकाला जो पश्तो मौसीकी के हवाले से है वो एक मुख्तलिफ मकातिब था उनका ये कहना था, और एक चैप्टर मौसीकी की तारीख़ पर है जिसमें जो मुख्तलिफ आलात हैं उसका भी जिक्र किया गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिवली। राशिद अहमद खान लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, राशिद अहमद खान से हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राशिद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आपकी PhD के हवाले से हमारे लिए बड़ी डिफरेंट चीज़ थी डेफिनेटली, क्योंकि हम PhD तो सुनते हैं लेकिन मौसीकी के अंदर और रिसर्च वर्क भी म्यूज़िक को लेकर होना, और आपने जिस तरह से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी बात की, ज़रा ये बताइएगा कि ये आपका मौसीकी का शौक़ आपको PhD की जानिब लेकर गया, या आपने सोचा था या प्लान था कि आपने मौसीकी ही इसमें ही PhD करना है? असल में मैं तो मौसीकी कर रहा था और शौक़ था मौसीकी का, ख़ुद मैं सिंगर हूँ, तो मेरा शौक़ था कि असल में हमारे पुश्तो जो मौसीकी है इस पर किताबें बहुत कम हैं। आम जो इंडियन क्लासिकल है उसकी भी किताबें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बहुत कम लिखी गई हैं, और पुश्तो में तो ना होने के बराबर है। तो मेरा ये शौक़ था कि पश्तो मौसीकी पर मैं कुछ काम करूँ। फिर मुझे मौका मिला कि पेशावर यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिली फिल्म में, और इस वजह से बस मैंने सोच लिया कि बस PhD पर मौसीकी पर ही काम करूँगा, PhD लेवल का। क्या बात है। क्या थीसिस का टाइटल क्या था आपका? शौक़ था। क्या चीज़? सॉरी, थीसिस का सब्जेक्ट क्या था, टाइटल क्या था जिस पे आपने काम किया? मेरे जो पश्तो म्यूजिक स्कूल ऑफ थाट्स है, मकातिब है मौसीकी के, डिफरेंट मकातिब है फोक मौसीकी के पश्तो के, तो उस पर मेरा रिसर्च है। वैसे तो ये बड़ी वसी है, और पश्तो चूँकि ज़बान बहुत पुरानी है, इंतहाई कदीमी ज़बानों में से एक है, और फिर उसके साथ साथ ओबियसली इसका मौसीकी का भी ताल्लुक ऐसा ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, इसको समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप मुख्तसरन हमें कुछ पश्तो म्यूज़िक की हिस्ट्री को लेकर या फोक म्यूज़िक को लेकर कुछ बताएँ राशिद। इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ख़ास तौर हमारा जो ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, इसको ख़ास अहमियत हासिल है। जो गंदारा है, सेंट्रल गंदारा जो हमारे सवाबी, मर्दान, चारसदा ये जगह है, और फिर ग्रेटर गंदारा जो बामियान तक और झेलम तक फैला हुआ है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको ख़ास फोकियत हासिल है। अगर वैदिक दौर में हम चले जाएं, उस वक्त के ब्राह्मणों ने ऋग्वेद के लिए पाठ के लिए, उसके पाठ के लिए 3 सुर ईजाद किए थे। उसके नाम थे उदात, अनुदात, स्वरित, और ये हमारी इस धरती को, हमारी इस मिट्टी को और हमारे इस खित्ते को ख़ास तौर पर ये हासिल है ये कि इन्होंने वो सुर यहाँ पर ही ईजाद हुए थे। क्योंकि अगर ऋग्वेद को हम पढ़ें तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरियाओं के हमें हवाले मिलते हैं, जिस तरह दरिया काबल हो गया, और बड़ी इंटरेस्टिंग। तो मैं वो 3 सुर की बात कर रहा था जो वैदिक सुर हैं, कदीमी सुर है। उसके बाद फिर ये सारे गमा पादा निसा ये सब बाद में ईजाद हुए। तो वही उदात, अनुदात और स्वरित जो सुर 3 थे ऋग पाठ के लिए।
तो वो हमारे इस पहाड़ों में, हमारे इस खित्ते के शरफाजिले के यहाँ पर वो ईजाद हुए हैं। इसके बाद मैं गंदारा की बात करूँ तो गंदारा पर उसके नाम पर ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ था। और जो लोग इनके मानी करते थे वो कहते थे कि इनके माना है कि ये फूलों का वतन है या खुशबू का वतन है। तो इस पर भी मैंने कुछ काम किया है। असल में गंदारवी जो है गंदारा, वो गंदारवी जो देवता हैं उससे नाम निकला है। और ये हिंदू मज़हब में जो मौसीकी और आर्ट और फ़न के देवता हैं उनका नाम है गंदारवी। अच्छा। और गंदारवी के बाद जो गांधर्व था वो मौसीकी को उस वक्त में कहा जाता था। असल में मौसीकी का लफ्ज़ उस वक्त में नहीं था। ठीक है, मैं राशिद आपसे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें कुछ, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप अपनी फोक ट्यून्स आई बिलीव आप गाते हैं, आपकी वीडियोस जो इस वक्त हमारे पास मौजूद भी हैं जो हम चला भी रहे हैं, कुछ हमें ऐसा सुनाइए ना फोक, ऐसा जो शायद हमने पहले ना सुना हो, या ज़रा हमें ज़्यादा डीपली कनेक्ट करे हिस्टोरिकली पश्तो या फोक म्यूज़िक से, कुछ सुनाइए हमें। अच्छा जी, मेरा एक सॉन्ग है, मैं बस वो फिर गुनगुनाता हूँ। अब सुबह ज़रूर कुछ ठीक भी नहीं है। राना मखवाड़ा 10 रोज़ा रुपीज़वान, उसमें डेरा गरीबी दाशिन खाले, वाह वाह, सबर बुकड़ा खुदाई बारा वाली दौरान, उसमें सख्त नाचारी दाशिन खाले, उसमें सख्त नाचारी दाशिन खाले। रवानी जी, थैंक यू। थैंक यू राशिद, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। और ये पश्तो वैसे ही बहुत मीठी ज़बान है, उसको सुन के वैसे ही अच्छा लगता है। अच्छा, म्यूज़िक में PhD मौसीकी में ऑब्वियसली इसका ट्रेंड नहीं है, आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किए, तो ये बताइएगा और कितने स्टूडेंट्स हैं ये मौसीकी को लेकर लोगों का इंटरेस्ट, इसको PhD लेवल पे पढ़ा जाए और लोग इसको सीखें? अभी तो कुछ लड़कों ने मुझसे राबते किए में हैं, तो वो उनका भी शौक़ है कि हम कुछ काम करें। इससे पहले तो था हमारे कुछ असातिज़ा थे, उनका भी शौक़ था कि हम मौसीकी पर PhD करें, लेकिन असल में वो म्यूज़िशियन नहीं थे, म्यूज़िक की उनको समझ नहीं थी, वो ना सीखा था, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। जैसे मैं अब्बासीन यूसुफ मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं करूँगा, लेकिन फिर उन्होंने इस वजह से छोड़ दिया। इसके उनके अलावा भी और कुछ असातिज़े बड़े थे जिन्होंने ये सोचा था कि हम काम करेंगे, लेकिन असल में वो म्यूज़िशियन नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं एक और आपको एक बात बताता हूँ, ये PhD के सिलसिले में जो इंस्ट्रूमेंट की आपने बात की है, जो हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट है रबाब जी, असल में उसका नाम भी मेरे थीसिस में मैंने उस पर भी काम किया है। तो उसका असल पुराना जो नाम है जो आप सुनते हैं इंडिया में वीना, असल में रबाब, असल वीना जो है असल में वो रबाब है। और इसमें भी तफसीली मैंने काम किया है। टाइम तो अभी कम है, अगर मैं तफसील में जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। ज़बरदस्त। एक तो सबसे पहले तो आपका आइडिया इतना कमाल है कि जिसमें आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि कमर्शियली बहुत सारी चीज़ें एक स्टूडेंट सोचता है कि आगे इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और फिर उसके साथ साथ आपके असातिज़ा जिनका आप ओवैसी सबका जिक्र नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा है। क्या रोल प्ले करेगा आपका ये इसके अंदर डिग्री करना फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ख़ास तौर पे पश्तो म्यूज़िक को समझने के लिए आपका इरादा क्या है? मेरा तो यही इरादा है कि पश्तो मौसीकी पर काम करूँ, इसके रिदम पर काम करूँ, अलग रिदम पर करूँ, अतन पर हम मैं कार को जो हमारा ट्रेडिशनल डांस है अतन, उस पर भी काम करूँ, और अलग इंस्ट्रूमेंट पर काम करूँ, अलग अलग किताबें इसके लिखूँ। तो मेरा यही ख्याल है कि आइंदा इस पर काम करूँ। आपके ख्याल में कितनी पोटेंशियल मौजूद है? रिसेंटली कुछ बलोची ज़बान के अंदर गाने बने पाकिस्तान में और वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। मुझे लगता है हमारी हर रीजनल लैंग्वेज, हमारी हर फोक ज़बान के अंदर और म्यूज़िक के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि वो दुनिया तक पहुंच सकता है और हिला सकता है। पश्तो म्यूज़िक में कितनी पावर, कितनी स्ट्रेंथ आप देखते हैं कि अगर ये ग्लोबली जाए तो वेल एक्नॉलेज्ड हो सकता है ग्लोबली पश्तो म्यूज़िक? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देख लें, अगर पश्तो मौसीकी कोई जानता भी ना हो, क्योंकि तो फोक मौसीकी है। और अक्सर मैं इवेंट्स करता हूँ, ये इस्लामाबाद में या कराची में यहाँ पर हुए हैं, और वहाँ पर हमने परफॉर्मेंस दिए, तो वो लोग जो मौसीकी को समझते भी नहीं हैं वो भी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ काम फ्यूजन पर किया है। अच्छा। तो बाहर के लोग जो सुनते हैं उसे, तो वो कहते हैं कि
उसमें तो कुछ गिटारिंग वगैरह ब्लूज़ वगैरह ये भी हमने मिक्स किए हैं। तो वो कहते हैं कि यार वो समझ नहीं आती इस मूसिकी का, लेकिन बहुत मज़ा कर रहा है कि हम इसे सुने। तो that's the power of folk music. पोटेंशियल है कि हाँ बिल्कुल पावर इतना है कि ये लोग को मजबूर करे इसको सुनने के लिए, खासतौर हमारी जो फोक मूसिकी है। ठीक है, आप देख लें उस पक्तिया पक्तिका का। ट्रू दैट राशिद, एक तो आप एक्सक्लूसिवली हमारे पास आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि डॉक्टर राशिद, आप यू आर द डॉक्टर ऑफ म्यूजिक, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें बात करके। एंड देन पश्तो स्पेसिफिक, एनीथिंग यू लाइक टू ऐड इन द एंड, कुछ भी कहना चाहें वो आप गा के भी कह सकते हैं, एंड वर्ड्स भी कह सकते हैं फॉर लास्ट 30 सेकंड्स। राशिद बस मैं तो आपके लिए बस एक सॉन्ग पेश कर लूँगा कि आप प्लीज ज़रूर सुन ले, यही बस मेरा कुछ नजराना होगा आपके लिए। ज़रूर ज़द अशना स्तरगो बलावो ख्वड़म छात फरियाद क्रम चिचाओ ख्वड़म, ज़द अशना स्तरगो बलावो ख्वड़म छात फरियाद क्रम चिचाओ ख्वड़म, ज़द अशना स्तरगो बलावो ख्वड़म। थैंक यू जी, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच राशिद खान, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। राशिद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पश्तो मौसीकी के अंदर PhD किया है, और बड़ी ज़बरदस्त बात है, इस तरह का एक अच्छा ट्रेंड है कि मौसीकी को लेके, अपनी हिस्ट्री को लेकर, फोक म्यूज़िक को लेकर स्पेशली इस चीज़ को आगे परसू किया जाए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस। आज अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी आपको, जिसमें विल डू आर्म्स भी, शोल्डर्स भी एंड बैक भी। सो वन ईच एक्सरसाइज एक बताऊंगी ईच मसल्स की। फर्स्ट विल डू इज़ कि हमने ट्राइसेप से स्टार्ट करना है। ट्राइसेप किक बैक्स, एज यू एक्सटेंड योर आर्म्स, आपने नी एल्बोज जैसे स्ट्रेट करना है, आपने ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन, as you extend you breathe out. इसके आपने at least 15 to 20 reps करने, 3 to 4 sets. And second exercise would be prayer bicep curls. Breathe in, breathe out, breathe in, keep your stomach tight, hips tight, and keep your back straight. Breathe in as you pull the weight up, breathe out as you flex. And second, for the back, we'll do bend over rows, punch down and pull the weight up, retract your scapula and then pull and squeeze your back. Breathe out, breathe in, punch down. मेरी back को closely देखें मैं क्या कर रही हूँ, stretch and retract and squeeze. Breathe in and breathe out. Now shoulder की मैं आपको 2 exercise बताऊँगी. It would be like combo of 2 exercises, front and side and relax. Front raises, lateral and relax. Okay, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and relax. हर एक्सरसाइज की आपने 15 to 20 reps करने हैं and at least 3 to 4 rounds. ये shoulder की भी थी, arms की भी थी, back की भी थी, एक exercises थी. So you can try this at home. So, and I'll see you next time, guys. Take care. वेरी मच खुशी, और अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।